हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम विश्व की जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने एस्किमो और बुशमैन का अध्ययन कर लिया था। आज तीसरी जनजाति के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम भील जनजाति है। परिचय की यदि हम बात करें शुरुआती रूप में, भील जो शब्द बना है वो द्राविडियन भाषा का शब्द है। द्राविडियन भाषा का ये शब्द है। भील शब्द की उत्पत्ति भीलू शब्द से हुई है। भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के भीलू शब्द से हुई है। ऐसा माना जाता है प्राचीन समय में महादेव के पुत्र निषाद ने एक बार नंदी बैल को परेशान किया था। ये धार्मिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है, जब नंदी बैल को परेशान किया, उन्हें मारा, तो महादेव को गुस्सा आया और महादेव ने निषाद को अपने घर से बाहर निकाल दिया। निषाद जंगलों में भटकने लगे। भटकते भटकते उनसे एक नवीन संतान की उत्पत्ति हुई। वही चलकर आगे भील जनजाति के रूप में उत्पत्ति हुई है। तो हम देखा अभी शुरुआती दौर में भील शब्द द्राविडियन भाषा के बीलू शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है तीर कमान रखने वाला। अर्थात ये लोग तीर कमान रखते हैं, धनुष्मान रखते हैं। और ये बताया जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि महादेव के पुत्र निषाद से इनकी उत्पत्ति हुई है। इनकी शारीरिक संरचना की यदि हम बात करें तो एस्किमो या बुशमैन की भांति इनकी कोई संरचना विशेष अलग नहीं होती है। सामान्य तौर पर ये पाए जाते हैं। इनके आंखें सफेद, रंग इनका काला होता है, जबड़ा इनका मजबूत होता है, कद काठी में ये मझले होते हैं, बाल इनके रूखे होते हैं। तो ऐसी संरचना भील जनजाति में पाई जाती है। हालांकि अब वर्तमान में देखा जाए तो ऐसी संरचना हमारे सामान्य लोगों में मिल रही है, या ये कह सकते हैं हमारे सामान्य समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले लोग भी ऐसी संरचना में मिलने लगे हैं। तो भील जनजाति की शारीरिक संरचना कोई खास विशेष नहीं है। इनके निवास क्षेत्र की यदि हम बात करें तो राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इसके अलावा महाराष्ट्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भी इनकी जनजातियां, इनकी प्रजाति निवास करती है। तो भील जनजाति के अंतर्गत अभी हमने 3 चीजों को देखा है। आइए इस क्रम में आगे हम यदि बात करें आखेट की, तो ये शिकार करने का प्राचीन समय में कार्य करते थे। हालांकि शिकार पर वर्तमान में प्रतिबंध लग चुका है भारत के अंतर्गत, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में ये शिकार करते हैं। ये तीर कमान से, डंडों की सहायता से जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। ये लोग मछलियों को पकड़ने का भी कार्य करते हैं, लेकिन विशेषकर अब वर्तमान में ये अपने भोजन की उत्पत्ति या प्राप्ति जो करते हैं वो कृषि से करते हैं। कृषि, इनके द्वारा की जाने वाली कृषि आज भी स्थानांतरित कृषि के रूप में पाई जाती है।
पहले हम इस शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। स्थानांतरित कृषि होती क्या है? स्थान बदल बदल कर की जाने वाली कृषि स्थानांतरित कृषि कहलाती है। होता क्या है कि विशाल क्षेत्र में बड़े बड़े जंगल होते हैं, जनजातियां इन जंगलों को काटती हैं, जलाती हैं और उनकी राख को जमीन पर बिखेर देती हैं। 2 या 3 वर्षों तक उस राख पर खेती करने के पश्चात जब वह राख अनुपजाऊ हो जाती है तो उस स्थान को छोड़कर किसी नए स्थान पर चले जाते हैं और फिर वहां पर इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ये कुछ इस तरीके से होता है। देख सकते हैं सामने ये पेड़ उगे हुए हैं, ये मान सकते हैं ये वृक्ष हैं। जनजातियों ने इन्हें काटा, जलाया, इसकी राख को बिखेरा और यहां पर खेती की। 2 या 3 वर्षों तक खेती की। जब ये भूमि अनुपजाऊ हो गई, आगे बढ़ गए और यहां पर वही प्रक्रिया को अपनाया। जंगलों को काटा, वृक्षों को काटा, जलाया और उनकी राख में बिखेर कर उनकी राख को यहां पर भी खेती कर डाली। जैसे ये भूमि अनुपजाऊ हो गई, फिर आगे बढ़ गए और फिर इसी प्रक्रिया को पुनः अंजाम दिया। जब तक ये आगे बढ़ते हैं, पहले वाले स्थानों पर पुनः वृक्ष उगाते हैं, ये लोग पुनः लौट आते हैं और फिर वही प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। तो कहने का आशय, ये लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं। स्थान बदल बदल कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर इनके द्वारा खेती की जाती है। इनके द्वारा की जाने वाली कृषि 2 नामों से जानी जाती है। एक दजिया और दूसरी चिमाता। दजिया कृषि मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि दजिया कहलाती है। यानी जो कृषि मैदानी भागों में की जाएगी उसे दजिया कहते हैं और पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि चिमाता कहलाती है। इनके यहाँ 2 प्रकार की कृषि होती है, पहाड़ी भागों में और मैदानी भागों में। मैंने कहा था स्थान बदल बदल कर की जाती है, तो जो कृषि मैदानी भागों में की जाती है उसे दजिया कहते हैं और जो पहाड़ी भागों में की जाती है उसे चिमाता कहा जाता है। इसको याद करने के लिए एक छोटे से ट्रिक को अपन यहाँ देख सकते हैं। इस तरीके से CPDM याद करने का एक सामान्य तरीका है। C यानी चिमाता, P यानी पहाड़ी, मतलब चिमाता जुड़ा हुआ है पहाड़ी से, D मतलब दजिया और M अर्थात मैदानी। तो दजिया कृषि मैदानी भागों में, या हम ये कह सकते हैं कि मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि दजिया कहलाती है, तो वहीं पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि चिमाता कहलाती है। बात करें इनके भोजन की, तो हमारे सामान्य भोजन की तरह ही ये लोग भोजन करते हैं। इनका मुख्य भोजन जो है वो मक्का है। ध्यान दीजिए, ये मक्का का विशेष प्रकार से भोजन करते हैं। त्योहारों पर
किसी आयोजन पर ये चावल का भी उपयोग करते हैं। ये चावल से एक विशेष प्रकार का पदार्थ बनाते हैं जिसे चोखा कहा जाता है। ये लापसी का भी निर्माण करते हैं, राबड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सामान्य चीजें लापसी, राबड़ी, चोखा वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। आयोजन पर विशेष रूप से ये शराब का सेवन करते हैं और ये शराब जो बनी होती है वो महुआ के वृक्ष से बनाई जाती है। तो ये लोग भोजन में अपने मक्के का और चावल का उपयोग करते हैं। चावल के द्वारा इनके विशेष रूप से एक लापसी बनाई जाती है जिसे चोखा कहा जाता है। ये लोग राबड़ी का भी उपयोग करते हैं और महुआ से निर्मित शराब का सेवन किया जाता है। बात करें निवास गृह की, ध्यान दीजिए इससे ऊपर जो हमने देखा था वो निवास क्षेत्र था, यानी कौन से एरियाज में निवास करते हैं। ये निवास गृह हैं। इनके मकान कैसे होते हैं? इनके मकानों को जो कहा जाता है वो कू कहा जाता है। बहुत ही छोटा सा शब्द है। भीलों के जो मकान होते हैं इन्हें कू कहा जाता है। ये लोग कबीलों में निवास करते हैं, छोटे छोटे गांवों के अंतर्गत निवास करते हैं। झोपड़ियां मिट्टी, पत्तों, खड़िया आदि से निर्मित होती हैं। गोबर खड़िया से लीप पोत कर इसका बेहतर निर्माण किया जाता है। यानी आज भी ये लोग पक्के मकानों में निवास नहीं करते। पेड़ों की टहनियों से बने हुए मकान, बांस से बने हुए मकान, झोपड़ियां, कच्चे गारे या मिट्टी से बनी हुई झोपड़ियों के अंतर्गत ये लोग निवास करते हैं और इनके मकानों को जो कहा जाता है वो कू कहा जाता है। इनकी यदि संस्कृति या समाज की बात करें तो इनका समाज भी अन्य जातियों की तरह पितृसत्तात्मक है। अन्य जातियों की तरह पितृसत्तात्मक है। संपत्ति का हस्तांतरण जो होता है वो पिता से पुत्र की तरह होता है। बहुपत्नी प्रथा इनके अंतर्गत पाई जाती है। अलग अलग कुल के लोग यानी समूह के लोग अलग अलग गांवों में निवास करते हैं। इसके अलावा विवाह के समय सबसे बड़ी चीज है, विवाह के समय कन्या मूल्य यहाँ चुकाना पड़ता है जिसे दापा प्रथा कहा जाता है। सामान्य हमारे समाजों में दहेज प्रथा चलती है जिसमें वर पक्ष कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को राशि दी जाती है, लेकिन यहाँ पर वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को कन्या मूल्य चुकाना पड़ता है। ये दापा प्रथा कहलाती है। इनका रणघोष, जब भी ये युद्ध करते हैं तो इनके रणघोष को फायरे कहा जाता है। हालांकि ये समाज, ये संस्कृति अभी भी अन्य संस्कृति से पिछड़ी हुई है। आज भी ये लोग जंगलों में निवास करते हैं, लेकिन फिर भी आधुनिकता के संपर्क में आने के कारण कहीं ना कहीं इनका विकास हो रहा है। धीरे धीरे ये आधुनिक समाजों के संपर्क में आ रहे हैं, इसलिए ये धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। दूसरी चीज, सरकार के द्वारा दिए गए आरक्षण का भी लाभ उठाकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। कई बार अयोग्य व्यक्ति भी आरक्षण के कारण योग्यता को छोड़कर यानी समाज से आगे बढ़ रहे हैं, जिसका लाभ इन्हें हो रहा है। तो कहने का आशय, ये लोग भील जनजाति आज आधुनिक संस्कृति एवं समाज से जुड़कर अपने विकास कार्य में लगी हुई है। आज के लिए इतना ही काफी है। शेष अगली वीडियो में। जब तक के लिए देखते रहिए ज्योग्राफी विद विकास पारेख यूट्यूब चैनल।